नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज अक्टूबर मंथ यूनिट टेस्ट नंबर 4 के पेपर सॉल्यूशन को। सब्जेक्ट कोड यहां पर हमें दिया हुआ है 006, मीडियम दिया हुआ है इंग्लिश, स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का ये यहां पर पेपर सॉल्यूशन है। साइंस स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही हम आने वाली वीडियोज में सॉल्यूशन लाएंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे 25 दिए हुए हैं और टाइम अलॉट किया गया है 1 आवर का। फ्रेंड्स यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं जिसे समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है देयर आर 3 सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल द क्वेश्चंस 1 of 21 आर कंपल्सरी टू आंसर, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। 3 अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं इन सभी के आंसर्स कंपल्सरी हमें लिखने हैं। साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं यहां पे उन सभी को आपको सीक्वेंस में लिखना है, यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो उसके बाद आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख सकते नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहां पर इसके पूरे पेपर सॉल्यूशन को। अच्छा, हमेशा की तरह दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आपके पूरे पेपर को कॉपी करके लिखो, बल्कि मैं ये पेपर इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको ताकि ऐसे बच्चे जो किन्हीं रीजंस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो आने वाले टाइम में अपना पेपर लिखने वाले हैं लेकिन वो यहां पर इस पेपर के सॉल्यूशन के थ्रू उनका जो आंसर्स है वो वेरीफाई करना चाहते हैं, इन्हीं दो इंटेंशंस के साथ यहां पर मैं इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवा रहा हूं। सो दोस्तों यहां पर सबसे पहले दिया गया है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर यहां हमें कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, चूज द करेक्ट आंसर्स। जो भी यहाँ पे पैराग्राफ दिया है वो पैराग्राफ रीड करना है और उसके ऊपर से जो भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। फ्रेंड्स टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है तो पैराग्राफ को मैं स्किप करता हूं, मैं डायरेक्टली आपको इसके जो भी आंसर्स हैं वो सॉल्व करा देता हूं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि पैराग्राफ में कहां पर इसके प्रॉपरली आंसर्स दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है विच नॉन लिविंग थिंग्स आर एट्रीब्यूट द क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग। ऐसी कौन कौन से लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं फ्रेंड्स जिनकी क्वालिटीज जिनकी गुणवत्ता जो है वो लिविंग थिंग्स जैसी दर्शाई गई है। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक है बैलोस और एक है फ्यूरेंस। अच्छा, बैलोस क्या होता है फ्रेंड्स? सो अगर हमने देखा होगा जैसे कि कोयला वगैरह उठाना होता है या जमीन से कुछ खुदाई करनी होती है तो एक बड़ा अजीब सा ऐसे सेड टाइप का एक यहाँ पे होता है औजार जिसे बैलोस कहते हैं। तो यहां पर दर्शाया गया है हमें कि द बिग बैलोस ग्रॉन, ग्रॉन का मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाता कौन है? इंसान। यानी नॉन लिविंग थिंग जो है वहां पे दर्शाई गई है उसे लिविंग थिंग के साथ। तो पहला तो आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉन एंड फ्यूरेंस, फ्यूरेंस यानी कि भट्टी। तो भट्टी के लिए हमें कहा गया है विथ ग्रेट डील क्लैटर, ठीक है। फ्यूरेंस यानी भट्टी जो है ये क्या करती है? क्लैटर करती है। क्लैटर का मतलब होता है दस्तक देना, और दस्तक जनरली इंसान देते हैं। तो बैलोस एंड फ्यूरेंस जो दो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्हें लिविंग थिंग्स के तौर पे दर्शाया गया है। यानी यहां पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 2, द नॉइज इनसाइड द फोर्ज वाज इज सिंक्रोनाइज विद द डैश। यहां भट्टी के अंदर आने वाली जो आवाज है उसकी हमें साम्यता दर्शानी है यहाँ पे बाहर की आवाजों से। तो इसका प्रॉपर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉइस आउटसाइड द फोर्ज। यानी फोर्ज के अंदर आती हुई, भट्टी के अंदर आती हुई जो आवाज है वो बिल्कुल वैसी है जैसी भट्टी के बाहर आवाजें आ रही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द पुअर वैगाबॉन्ड्स इन द फोर्ज वाज कंसिडर एज, ऑप्शन नंबर सी, अनयूजुअल। कहां पर दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ये हमें दिया हुआ है यहां पर अनयूजुअल। देन क्वेश्चन नंबर 4, द मैन रिमेन unnoticed dash, so option number D, until he moved close to the furence। यानी वो जो इंसान था उसने तब तक अननोटिस किया, तब तक उसने ध्यान नहीं दिया जब तक कि क्या था यहां पर कि वो इंसान बहुत ज्यादा, सामने वाला जो दूसरा इंसान था वो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ गया वहां तक। यहां पे आपको इसके लिए प्रॉपरली जो आंसर है वो मिल जाएगा कि Until he stood close up to the furence, यानी कि वो जब तक फ्यूरेंस तक नहीं आ गया, भट्टी तक नहीं आ गया, तब तक पहले वाले इंसान ने दूसरे वाले इंसान का नोटिस नहीं किया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो थे वो हमने कर दिए सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दिए हुई है यहाँ पे एक छोटी सी पोएम, और इस पोएम के ऊपर से भी हमें 4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द gist ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टांजा इज दैट। पहली 4 लाइन यहां पर जो दर्शाई गई हैं इसका gist क्या आता है, इसका सार क्या आता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ह्यूमन सर्च इन लाइफ लेड देम
टू डिस्पॉन्स ऑफ नोबल नेचर, यानी कि जो मनुष्य है बहुत ज्यादा एक शांति की खोज कर रहा है, उसके लिए जो नेचर है, जो कुदरत है, वही सबसे अच्छा पुरस्कार है। Then after that, question number 6, beauty is attributed with the power to, option number D, remove gloominess from human's life, यानी इंसानी जिंदगी से क्या कर देना है, हमें दुख को हटा देना है, दुख को रिमूव कर देना है। Then question number 7, things of beauty from nature that provide inspiration and happiness are, option number A, the sun, the moon and the trees. Then question number 8 काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, identify the figures of speech in the line trees old and young स्प्राउटिंग अ शेडी बून। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लिए प्रॉपरली फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर एंटीथेसिस है तो ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दिया है ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सो फ्रेंड्स ओल्ड एंड यंग दोनों क्या है यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और जब भी ऑपोजिट होता है यानी कि वो फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस। एंड स्प्राउटिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे। स्प्राउटिंग क्या है यहाँ पे, स्प्राउटिंग का मतलब होता है अंकुरित होना, और शेडी बून की बात की गई है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की, यानी जो नॉन लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग के तौर पे दर्शाई गई है। तो यहां पे आ जाएगा साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीथेसिस एंड पर्सोनिफिकेशन। सो ये था यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 के आंसर्स। आफ्टर दैट है फ्रेंड्स सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर हमें कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच। यहां पे 4 या 5 सेंटेंसेस के अंदर हमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप इन द यूनिट द रैट ट्रैप, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, द पैडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विथ अ स्टल सेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ डज दिस डिजर्व in lighting the seriousness of the theme of the story and also enter him to us। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में एक ही साथ आपको सॉल्व करा देता हूं, एक ही साथ इन दोनों के आंसर्स में आपको बता देता हूं यहां पर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, वन डे द पैडलर वेंट अराउंड सेलिंग हिज रेड ट्रैप्स, ऑल ऑफ सडन ही वॉज लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। Its lands, seas, cities, villages existed only to set baits for people. It offered riches, joys, shelter, food, heat, and clothing to the people, as the rat trap offered cheese and pork for the rats. As soon as anyone got tempted to touch the bait, it closed him in, and thus everything came to an end for him। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे आंसर है, द पैडलर डजंट कम अक्रॉस एज अ ह्यूमरस पर्सन, ऑल्दो वन कैन लोकेट अ सब्टल सेंस ऑफ ह्यूमर इन द वे ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड एज बीइंग अ जायंट रैट ट्रैप। ही इज सिंगुलरली प्लीज्ड बाय दिस थॉट ऑफ हिज बिकॉज इट provides him with the opportunity of thinking ill of the world that is not kind to him. It is clearly visible that whenever he gets caught unaware in the web of deceit spun by his scheming mind, he hides behind the thought that the world is a rat trap and he merely a prey. Thus, he lightens the mood and theme of the story and make us endear him. सो फ्रेंड्स यहां पे ये थे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। सो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच। यानी कि फ्रेंड्स यहां पर जो हमें दिए गए हैं ये 2 क्वेश्चंस, ये है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास बुक से। पहले वाले दोनों फ्लेमिंगो से है, ये दोनों विस्तास बुक से है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरली bend to blind us to earth from the poem A Thing of Beauty suggested to you। And question number 12, white hatter against a member of the enemy race is justifiable especially during wartime. What makes a human being rise above narrow prejudices? Answer with reference to the chapter The Enemy। Question number 11 and 12 दोनों के आंसर्स एक साथ देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका यहां पर आंसर है फ्रेंड, this line suggested that things of beauty blind us to the earth with a beautiful connection. According to the poet, even if the world is not worth living because of the innumerable reasons that ultimately result in gloom and depression, the zeal
to live a happy and content life can be derived from the sight of the beautiful bounties of nature around us. ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर है न्यूज ऑफ वॉर इज फास्ट बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ. द मोमेंट वन पिक्स अप a newspaper, one is bombarded with news of wars between different countries, directly or indirectly. It is obvious that the countries at war are enemies, and hatred is a part of this enmity. However, the success of humanity comes when we rise above this enmity and show our love towards the civilization as a whole. Dr. Sadao did the same. He did whatever he could do save the life of a man whom he knew was a war prisoner. The instant he saw an injured man, he was filled with concern, ignoring the fact that he was the enemy of his country and must have killed so many Japanese and may kill even more if alive. He saved him. So friends, यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. चलिए ये खत्म हुए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो कि है 13 से. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 जो है ये आता है यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर, और सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 में इंफॉर्मेशन दी हुई है. फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, राइट ओनली वन आंसर मेंटेनिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर्स. जहां पे हमें ब्रैकेट के अंदर क्राई, रिंकल, पैकेज, जैक्ट एंड व्यू ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे हमें प्रॉपरली रखना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में. सो यहाँ पे 13 नंबर के ब्लैंक में आ जाएगा पैकेज, 14 में आएगा व्यू, 15 में क्राई, 16 में रिंकल एंड 17 में जैक्ट. डायरेक्टली मैंने जो आंसर्स थे ये आंसर्स आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं. इसके बाद बात की जाए डू एज डायरेक्टेड की, मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन ग्रामर का. तो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है, ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ. डू एज डायरेक्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 है, ही वॉज truly clean and well dressed, make it exclamatory. फ्रेंड्स जब भी exclamatory बनाना हो तो सबसे पहले आपको लगाना है how के बाद में यहां दिया हुआ है how truly and well dressed, तो मैं लिख दूंगा how truly clean and well dressed. और he was जो दिया हुआ है लास्ट में रख दूंगा, और लास्ट में exclamation बनाना है, exclamatory बनाना है यानी कि exclamatory mark. तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18. देन क्वेश्चन नंबर 19, she looked at him compassionately. चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस के लिए हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा ही. लुक्ड दिया है पास्ट टेंस यानी हो जाएगा वॉज, और लुक्ड की थर्ड फॉर्म तो लुक्ड ही होगी यहाँ पे. तो ही वॉज लुक्ड, सी पीछे जाएगा यानी हो जाएगा लुक्ड बाय हर, और जो भी यहाँ पे अदर वर्ड्स दिए हुए तो ये हम रख देंगे इसके बाद में. क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल. इसे करना है हमें मेक इट एफर्मेटिव. अब एफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना है, तो द स्ट्रेंजर जो सब्जेक्ट है उसे वैसे का वैसे रख देंगे. कॉज जो था यहाँ पे डिड नॉट दिया है, मुझे क्या करना है एफर्मेटिव बनाना है, तो डिड की जगह में क्या कर दूंगा कॉज को पास्ट टेंस में कन्वर्ट यानी कि कॉज्ड हो जाएगा ये. और ट्रबल जो है, ट्रबल की जगह में यहाँ पे इसका जो सिनोनियम है वो रख दूंगा जो हो जाएगा पीसफुली. देन लास्ट क्वेश्चन, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग के लिए क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जहां पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है जो फुल स्टॉप है वहां पे हम लगा देंगे एक छोटा सा कॉमा. कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, आई हमारा सब्जेक्ट है, कुडंट जो है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे. कुडंट जो है वो आगे जाएगा तो इसे हम नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बना देंगे यानी हो जाएगा कुड, और आई भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कुड आई, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये हो गया क्वेश्चन टैग. फ्रेंड्स जो डू एज डायरेक्ट है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जहां पे आप आसानी से समझ सकेंगे कि कैसे इन सभी के सभी डू एज डायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम्स के अंदर एंड स्कूल के एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज्यादा उपयोगी आपको साबित होगा. तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे. तो फ्रेंड्स यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 ये था, जिसके साथ ही खत्म होता है हमारा स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम इंग्लिश 006 का पेपर सॉल्यूशन. होप सो कि जो भी पेपर सॉल्व मैंने यहां पे आपको करवाया वो आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा. फ्रेंड्स बस तो वीडियो जो है हमारा इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जब आगे आती रहे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.